नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो उसको हम देखने वाले हैं और पहले हम उसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं दोस्तों। और आपको ये जो हम वीडियो दे रहे हैं इसमें मेरे द्वारा लिखा गया अपने हाथ से जो है नोट है तैयार किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको हम टेलीग्राम में जो है ये PDF फ्री में दे देंगे और आपका तैयारी जो है हमें पता है बेहतर होगा, ठीक है। और पिछली बार ने हमें जो तैयारी करवाया था बच्चे का काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था। इस बार भी मुझे पता है कि बच्चे को का रिजल्ट अच्छा आएगा और समय नहीं है आपके पास, अच्छा से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ऑब्जेक्टिव, और इसको हम पार्ट बाय पार्ट में वीडियो दे देंगे क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो आप लोग देखते नहीं है, तो छोटा छोटा बना के वीडियो हम डाल देते हैं, जिससे आप लोग यहाँ प्ले लिस्ट बना रहेगा, उसमें जाकर देख लीजिए आप लोग। चलिए देखिए खंड क में क्या कर रहा है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर मैचिंग करता है, रेड कलर देखते हैं। देखिए खंड क में कर रहा है, उसके बाद खंड बाय खंड बांटा हुआ है। तो चलिए देखिए, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो दोस्तों जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, क्या होता है? बनता है। मेरे आप लोग अगर हो सके तो आप लोग जो है पेन और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते चलिए, या हम PDF डाल देंगे, दे देंगे आपको टेलीग्राम में, वहाँ से आप लिख भी सकते हैं। अच्छा रहेगा, मेरे साथ लिखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिपत्य होता है, यानी कि उस देश का अधिकार होता है, जिसका केवल वही देश बिजली के लिए, मत्स्य पालन के लिए, परिवहन के लिए आदि यानी कि उस सब के लिए यूज किया कर सकता है वह देश, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यानी जिस देश का, देखिए समुद्र है, अब मान लीजिए समुद्र के अंदर में जो है आप तो उधर जा नहीं सकते हैं, आप कोई आप क्या कहते हैं रोड बना नहीं सकते हैं, तो इसीलिए समुद्र तल के जो है अंदर में जो है वो क्या किया जाता है, तट रेखा के बाहर जो है 200 किलोमीटर तक जो है आप जो कुछ भी, या तो परमाणु परीक्षण या अणु परीक्षण, कुछ भी जो है आप जो है विस्फोट कर सकते हैं आप लोग जो है, या जो है बड़े बड़े प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मछली पालन भी कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के। अगला क्या कर रहा है, देखिए तीसरा नंबर कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? बताइए। तो भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा का जो है आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो यह है गुजरात। कौन राज्य है? गुजरात है। गुजरात राज्य में जो है लगाया जा रहा है, ठीक है। अगर नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? बताइए। तो ये मेघा पाटेकर से है। किस संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ अभियान जो है मेघा पाटेकर के द्वारा संबंधित है, क्योंकि उस समय नर्मदा नदी में जब बांध बनाया जा रहा था उस समय में, तो मेघा पाटेकर जो है क्या कहते हैं ने आगे बढ़ चढ़ करके जो वहाँ का लोग था उनको जो है अपना हक दिलवाया था, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं जितना भी हो सके मैं बेटर ढंग से आपको अपनी तरफ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे ना वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे मित्रों? सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए सुंदरलाल बहुगुणा नेतृत्व वहाँ पे ये जो है नेता थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, जो है उनका जो नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है इन्होंने, ठीक है। देखिए अगला है वर्षा जल संचय की नीति किसने बताई थी? तो वर्षा जल को संचय कर कैसे रखा जाए, किस तरह से उसको है संचय कर रखा जाए, तो उसके लिए संदीप पांडे ने बताया था, ठीक है। आशा है कि समझ रहे होंगे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको भी आप याद रखिएगा। जो हम बताएंगे दोस्तों उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। काहे वीडियो इधर उधर के चक्कर में पड़े हुए हैं, नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो दे रहे हैं कहीं एक जगह स्थिर से पढ़िए और याद रखिएगा जो दे रहे कंटेंट आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सॉरी दोस्तों, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने लिखा था? 1974 ईस्वी में जो है सुनसेन लिखा था। किसने लिखा था? सुनसेन लिखा था, ठीक है। चलिए अगला कर रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तथा कब क्या कहते हैं कब से मनाया जाता है? तो देखिए पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून से 1972 ईस्वी से जो है मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। जो पर्यावरण को देखा गया खतरा काफ़ी बढ़ रहा था, यानी कि पेड़ पौधा लोग काटा जा रहा था, इसीलिए 5 जून 1972 को एक मीटिंग बिठाया गया, उसी के दौरान जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ब्रेटलैंड आयोग कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रेटलैंड आयोग जो है ना 1987 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? तो देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो था 1992 ईस्वी से हुआ था, ठीक है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। ये पूछता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, रिपीट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, बताइए। तो 2002 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो क्योटो सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ था, ठीक है। क्योटो शहर में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में, याद रखिएगा। और क्योटो बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। तो जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसे मार्टिलिया समझौता यानी कि 1987 में का विस्तार माना जाता है। जब 1987 में मार्टिलिया समझौता के नाम से जाना था, और ये 1987 जो है का विस्तार है, ये माना जाता है इसको। क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था मित्रों, तो क्योटो सम्मेलन में जो है ना लगभग 19 जो है क्या कहते हैं, लगभग क्योटो सम्मेलन में जो है ना कितना, क्योटो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, 159 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था, 159 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1972 ईस्वी में हुआ था। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे, तो मेघा पाटेलकर थे। नर्मदा बचाओ अभियान के नेता जो थे ये कौन थे, मेघा पाटेलकर जी थे, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा क्या होता है, अनवीकरणीय। दोस्तों याद रखिएगा, नवीकरणीय और नवीकरणीय एक क्वेश्चन तो यहाँ जरूर बनेगा। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे नवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है, उसको विस्तार से देखेंगे, ठीक है। देखिए अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या कर रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, बताइए, नवीकरणीय या अनवीकरणीय। तो याद रखिएगा कोयला जो है अनवीकरणीय है। तो दोस्तों नवीकरणीय क्या होता है और नवीकरणीय क्या होता है, कमेंट कीजिए आप लोग। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, बताइए। तो सौर ऊर्जा जो है ना वो पुनः पूर्ति योग्य है संसाधन, यानी कि उसका जो है यूज फिर से कर सकते हैं, यानी कि रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मतलब होता है पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर दूरी तक सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, बताइए। तो 200 न्यूटन मील तक, ठीक है ना, 200 न्यूटन मील तक जो है तट रेखा के सीमा तक जो अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगला कह रहा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। देखिए डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, बताइए। तो डाकुओं की व्यवस्था का संबंध जो है वो किससे है, संसाधनों के अनियोजित विद्रोहन से है। किससे है, संसाधन के अनियोजित विद्रोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। देखिए समुद्री क्षेत्र में जो है 19.2 किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय सीमा क्या कहते हैं संपदा निहित है, याद रखिएगा, समुद्र के अंदर, ठीक है। अगला कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VBA मार लीजिए और याद कर लीजिए। संसाधन को परिभाषित करने के लिए कह रहा है प्राकृतिक प्रदत्त, यानी कि प्रकृति द्वारा संसार की सारी वस्तुओं जिसे हम लोग अब मानव अपनी तकनीक, कुशलता, ज्ञान एवं समर्थ के अनुसार परिणत कर अपने दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, संसाधन कहलाता है। देखिए संसाधन वह चीज़ है जिसको मनुष्य जो है वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी तकनीक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, स्किल के द्वारा और अपने नॉलेज के द्वारा जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है दैनिक और सामाजिक कार्यों में प्रयोग कर जीवन यापन करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन कहते हैं। अगला संसाधन का उपयोग। देखिए संसाधन का उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर विकसित, विकासशील अथवा अर्ध विकसित श्रेणी में बांटा गया है। संसाधन को जो है उपयोग एवं उत्पत्ति के आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, एक विकसित और दूसरा विकासशील अथवा अर्ध विकसित भी बोल सकते हैं, इस तरह श्रेणी में बांटा गया है। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ याद रखिएगा, मेरे द्वारा लिखा हुआ अपना से नोट है, आप इसको जो है कॉपी में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है या क्या कहते हैं होता है कितना बच्चा अच्छा से फेयर नहीं बना पाता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी टाइम है, आप फेयर कर लीजिए दोस्तों, अच्छा से फेयर बना लीजिए, जैसे एग्जाम टाइम में आपको याद करने में आसानी हो। और हम PDF भी डाल देंगे, आप टेलीग्राम दे देंगे, ठीक है ना, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, अगर आप फेयर नहीं बना पाते हैं तो आप जो है इसका PDF नोट जाके 10-20 टका लेगा, आप दुकानदार से जाकर निकलवा लीजिएगा कॉपी, इसका 2 कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको PDF दे देंगे इसका डिस्क्रिप्शन में। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। अब देखिए अब संभावी एवं संचित कोश संसाधन क्या होता है। देखिए संभावी संसाधन को पहले जानते हैं। संभावी नाम से ही हो रहा है संभावी, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं
जिसे उपयोग में लाने की संभावना बनी रहती है, ठीक है, परंतु अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। कोई भी जो है संसाधन है जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद है, लेकिन उसका उपयोग लाने में संभावना बनी है कि मतलब उपयोग ला सकते हैं, परंतु अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हिमालय के क्षेत्र में खनिज, देखिए हिमालय के क्षेत्र में खनिज है, काफ़ी खनिज है, और जिसको अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें जरूरी नहीं है अभी वहाँ पे, अभी रखा हुआ संचित है वहाँ पे। राजस्थान एवं गुजरात में सौर ऊर्जा, देखिए राजस्थान में अभी सौर ऊर्जा प्लेट लगाया जा रहा है, सौर ऊर्जा वहाँ पे क्या कहते हैं लगाया जा रहा है कि भविष्य में आने में दिक्कत, बिजली का दिक्कत ना, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। आगे कह रहा है कि संचित कोश संसाधन क्या होता है, समझिए। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, ठीक है ना। कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो भंडार संसाधन के अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ है, परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। याद रखिएगा, भविष्य के लिए क्या है, सुरक्षित है, हाँ ठीक है ना। भंडार मतलब भंडारित किया हुआ है अभी। अगला कर रहा है कि देखिए संसाधन संरक्षण का उपयोगिता को लिखे। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, संसाधन के जो संरक्षण है उसकी उपयोगिता क्या है। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में जो हमारी कल्चर है और जो हमारी जो क्या कहते हैं क्या सभ्यता है, समझे ना, संस्कृति और सभ्यता है, इसके विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। याद रखिएगा, संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। क्या कहा कि संसाधन को हम लोग अगर विवेकपूर्ण रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान करने हेतु, यानी कि उसका जो समस्या है उसको हल करने के लिए जब उसका उपयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग संरक्षण कहलाता है, संरक्षण कहते हैं, ठीक है। और देखिए भविष्य में आने वाले पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, ठीक है ना, जिस रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं, हमें भी तो हमारे पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ है, वो मिले, इससे अतः इसलिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। अब मान लीजिए एक मकान बना लीजिए, एक मकान बनाए आप, तो मकान में आप ही तो रहिएगा, आपका पोता पर पोता वो भी मकान देख लेगा, क्योंकि मकान जो है 200-150 साल से ज़्यादा प्लस क्या कहते हैं टिकता है, याद रखिएगा। तो उसको आप अच्छा से बनाइएगा तभी ना वो उतना दिन तक रहेगा। अगर मान लीजिए उसमें डुप्लीकेट मटेरियल यूज कीजिएगा, लोकल मटेरियल क्या कहते हैं यूज कीजिएगा, अच्छा मटेरियल यूज नहीं कीजिएगा तो टूट जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का हम लोग अति उपयोग करना चालू कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारे जो आने वाला पीढ़ी है उसको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि संसाधनों की क्या करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए पृथ्वी को हम बचा कर रखने के लिए, पृथ्वी को बचाएंगे तो मान लीजिए हमें पेड़ पौधा लगाना होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी यूज के लिए, अपने क्या कहते हैं भरण पोषण के लिए हम लोग लकड़ियाँ काटते हैं, या लकड़ी को हम क्या कहते हैं अच्छा केवाड़ी बनाने के लिए, खिड़की बनाने के लिए हम लोग जो है बड़े बड़े बढ़िया अच्छा पेड़ को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए जितना जरूरी है वही यूज करना, उससे एक्स्ट्रा भी हम लोग क्या करते हैं जलावन के रूप में फलाना ढिमकाना, बहुत सारा जो हम लोग गाँव में देखते हैं कि लोग मिसयूज करता है पेड़ पौधा का, ठीक है। और क्या कहते हैं और मान लीजिए रेलवे लाइन या कोई पटरी बिछाया जा रहा है, या कोई क्या कहते हैं अच्छा शहर निर्माण स्थापित हो जा रहा है, कहीं पुला बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे देखते हैं कि पेड़ जंगलों के बहुत ज़्यादा कटाई हो रहा है पेड़ पौधों का। इससे क्या होता है, हमें बहुत हानि होने वाला आगे दिन में, चलने वाला आने वाले दिन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाएगा मात्रा, और हम ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम जाएगा, याद रखिएगा। तो इससे बहुत हानि होने वाला है ना, पृथ्वी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, समय पर बारिश नहीं होगी, तो ये सारे हमारे लिए खतरा का निशानी है। तो इसीलिए हमें संरक्षण करना होगा। संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है बताइए, तो स्पष्ट करिए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से, आपसे पूछ दिया जाए कि संसाधन के निर्माण में जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या उपयोग है, बताइए तो क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। तो संसाधन निर्माण में तकनीक की जो है ना अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव के जो कुशलता के कारण जो है ना संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन से पहले की जाती है। बिना तकनीक अथवा कार्य कौशल एवं निपुणता के बिना संसाधन की खोज एवं उपयोग विधि पान संभव नहीं है। देखिए अगर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं रहता ना तो आज इतना जो पेट्रोलियम डीजल फलाना ढिमकाना मतलब निकाला जा रहा है वो सब नहीं निकाल पाते हम लोग, सही ढंग से नहीं निकाल पाते, जो शुद्ध रूप से हम लोग आसानी से कर लेते हैं ये काम। यानी टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है, अहम भूमिका है कोई चीज़ को क्या कहते हैं जो संसाधन का यूज करने में, याद रखिएगा।
जो टेक्नोलॉजी है ना, संसाधन जो है, तकनीक के माध्यम से क्या हो रहा है, उसकी कार्य में निपुणता आ गया, यानी कि संसाधनों की खोज करने में एवं संसाधनों का जो हम अच्छा से क्या कहते हैं उत्खनन करने में, निकालने में हमें बहुत सुविधा हो गया। पहले देखते होंगे कोयला सब निकालने में कितना लोगों का मृत्यु हो जाता था, अंदर में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कभी कभी विस्फोट हो जाता था कोयला में, तो इस तरह से बहुत मतलब लॉस हो रहा था। तो क्या कहते हैं जब टेक्नोलॉजी आ गया तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हो रहा है, अब उत्खनन करने में उतना लॉस नहीं होता, हम लोग अलर्ट हो जाते, पहले कुछ होने वाला रहता है, घटना होने रहता है तो अलार्म घंटे पहले बज जाता है। यानी इस तरह टेक्नोलॉजी का काफ़ी जो है उपयोग हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है, दीर्घ उत्तर या प्रश्न में क्या कर रहा है। तो संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए संसाधन के विकास में जो है सतत विकास की अवधारणा की क्या करने के लिए कह रहा है, व्याख्या कीजिए। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है, याद रखिएगा, संसाधन जो है मनुष्य की क्या है, जीविका की आधार है, यानी कि जीने का आधार है। संसाधन ही नहीं रहेगा, आपके पास सुविधा ही नहीं रहेगा तो आप कैसे जिएगा बताइए। तो वही कह रहा है कि संसाधन जो मनुष्य की है, जीविका क्या है, आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, जो जीवन हमारा है, लाइफ की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए हमें जो संसाधनों के सतत विकास की क्या कहते हैं अवधारणा अति आवश्यक है। मानव के क्या कर रहा है, मानव के लालच और लालसा ने जो है संसाधनों का तीव्रतम दोहन किया है। मानव आज लालच में आकर के, मानव की लालसा जो है ना वो पूरा कभी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जब आपको मोटरसाइकिल आएगा तो आपको कहेगा, मन करेगा क्या कहते हैं, कार लेने का मन करेगा। इस तरह से जब आप इतना मानव का जो लालच बढ़ गया है, लालसा बढ़ गया है कि संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर रहा है, संसाधनों के भंडार में नीचे चिंतनमयी ह्रास ला दिया है। भूमंडलीय तापमान, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा एवं अम्लीय ऋतु परिवर्तन जैसी क्या कहते हैं परिस्थितियां, संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता और संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। यानी कि समझिए कि पृथ्वी को निगलने का, कहने का मतलब तात्पर्य है कि पृथ्वी अब न तब कभी भी विनाश हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर इतना जो है पेड़ पौधा काटा जा रहा है, लोग मतलब मिसयूज कर रहा है पेड़ पौधा का, कि समझिए कि ओजोन परत में क्षय, यानी ओजोन परत में क्षय होने का मतलब यहाँ से ये होता है कि हम लोग जो घर में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो जिसको बोलते हैं हम लोग यूज करते हैं या एसी यूज करते हैं, उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। वो ऊपर जाने के बाद जो ओजोन परत में क्षय कर रहा है, यानी कि ओजोन परत में छेद कर रहा है, जो उसका लेयर घट रहा है। ओजोन परत के कारण जो है हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे जो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पराबैंगनी किरणें आ जाएगी, और जिसके कारण हमारे चमड़ा पे पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारी चाम के कारण, हम चमड़ा पड़ने के कारण जो है कैंसर हो सकता है। इसीलिए ओजोन परत को भी खतरा है। ठीक है ना, इस तरह से पर्यावरण को प्रदूषित लोग कर रहा है कि एक पेड़ लगाता है तो उसको 10 पेड़ के आसपास लगभग, उसको एक पेड़ काटता है तो उसको लगभग 10 पेड़ के आसपास लगाना चाहिए। ऐसा सरकार कोई नियम बना देना तो हमारे पर्यावरण जो है बस सुरक्षित रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि ये तो हो गया आपका, तो संकट किस तरह से पर्यावरण पे है। अब देखिए संकट पृथ्वी पर व्याप्त हो गई है और सभ्यता संस्कृति के निगलने को क्या है वो तैयार है। सतत विकास की अवधारणा तो वास्तव में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को कायम रखना है। कहने का मतलब सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है, अवधारणा ये है कि वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए जो है भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन कीजिए। स्वामित्व के आधार पर, दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, ये पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा, और आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग किसी कैफे दुकान पर जा करके आप जो है 10-20 रुपया में आपको पीडीएफ निकाल देगा, इसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, 2 कॉपी करवा लीजिएगा और अच्छा से इसको लाइन बाय अंडरलाइन करके पढ़िएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों मैं आपके लिए फ्री में ये काम कर रहा हूँ, फ्री में आपको दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ मैं, ग्रुप बना लिया है और पैसा लूट रहा है, वो सब मत पढ़िए इधर उधर के चक्कर में। दोस्तों आप फ्री में आपको हम देंगे पीडीएफ, चिंता मत कीजिए। आप मेरे भाई हैं, याद रखिएगा, मेरे भाई बहन सब हैं आप लोग, और आप लोग जितना हो सके आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो को अपना दोस्त को भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग 100 रुपया 200 रुपया दे करके आप वो लोग नोट खरीद रहा है। मत पढ़िए इधर उधर चक्कर में, अपना से खुद से सेल्फ स्टडी बनिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सेल्फ
सेल्फ स्टडी बच्चा करेगा उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा, खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, कोई टीचर आपको घोर के नहीं पिला देगा, याद रखिएगा, खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें। देखिए, स्वामित्व के आधार पर हमारे देश में संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी अधिपत्य होता है, इसके एवज में वह सरकार को क्या करता है? अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं भी देता है, जैसे बाग लगाना, बगीचा लगाना, तालाब, कुआं। अब बताइए, आपके घर में जो बाड़ी झाड़ी है, जिसको हम लोग बाग बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, तालाब, आप जो पोखर जो खुनाए हुए हैं, तो क्या उसका आप टैक्स दे सरकार को? नहीं देते हैं। मन हुआ तो दिए, नहीं तो नहीं भी देते हैं, इसका कोई अथी नहीं है। तो यही कह रहा है कि आपका वो व्यक्तिगत संसाधन है, खुद का। हर एक इंसान को, हम लोग गाँव में जो बच्चा रहता है उनको पता होगा कि गाँव में रहने वाले बच्चे को उनके घर के पीछे में जो है ना बगीचा होगा, तो क्या उस बगीचा का वो क्या कहते हैं, आपके यहाँ बगीचा में आम का वृक्ष होगा, क्या लता, जितना भी क्या कहते हैं अमरूद का होगा, उसके बाद जो बहुत सारा वृक्ष सब होगा, इमली का होगा, कटहल का होगा, तो क्या सरकार को आप टैक्स देते हैं उसका? नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है आपका, ठीक है ना, पर्सनल जो है रिसोर्स है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आपसे हमने क्या बताया कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसमें व्यक्तिगत बताएं। अब दूसरा बताने वाले आपको हम सामुदायिक संसाधन। देखिए, सामुदायिक क्या होता है? सामुदायिक का मतलब सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट रिसोर्सेज क्या कहते हैं? जो सभी समाज के लिए हो, वैसा सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता हो। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, शमशान, सामुदायिक भवन, ये आदि आते हो, जो समूह के लोगों के लिए सर्वसुलभ हो, ठीक है ना। अब बताइए, मंदिर में आप ताला मार सकते हैं? नहीं मार सकते, क्योंकि मंदिर आपकी ठो के लिए नहीं है, मस्जिद आप ही ठो के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सभी जाति के लिए जो है। समझ में आ गया ना। तो यही मान खेल का मैदान हो गया, ये सभी शमशान घाट हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, ये सभी क्या है? हमारा सामुदायिक संसाधन है, हमारा सोशलिस्ट जो है रिसोर्सेज है, यानी कि जो समाज है, सभी समाज के लिए ये सब है संसाधन, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ देगा कि मंदिर कौन सा संसाधन, तो क्या बोलिएगा? ऑप्शन में रहेगा कि व्यक्तिगत, सामुदायिक या क्या राष्ट्रीय संसाधन, क्या बोलिएगा? सामुदायिक संसाधन होता है। मस्जिद क्या होता है? सामुदायिक संसाधन होता है, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनता है आपका। आगे चलते देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन जो है आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। देखिए, मेरे द्वारा ये समझाया जा रहा है दोस्तों, ये हम बहुत ही दिमाग लगा करके मेहनत से आप लोगों के लिए इतना अच्छा से क्या कहते हैं कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने का संभावना है वही क्वेश्चन आप डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों क्या होगा, 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे करके आप देख लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और देखिएगा एग्जाम में इसी में से सब प्रश्न रहेगा आपका। राष्ट्रीय संसाधन दोस्तों क्या बोले हमने? आर्थिक या कानूनी तौर पर देश का या क्या कहते हैं देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। समझ में आ गया ना? कहने का मतलब किसी भी देश के सरकार को यह हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकता है। समझ में आ गया ना? सरकार के पास इतना शक्ति है कि आपका पर्सनल जो संपत्ति है वो भी आप, सरकार अगर चाहेगा तो समाज को दे सकता है। याद रखिएगा, सरकार के पास इतना ताकत है, समझे ना? तो ये राष्ट्रीय संसाधन होता है। और वैसे भी मान लीजिए आपके घर के बगल में कहीं पेट्रोलियम निकल गया, कहीं मिट्टी का तेल निकल, खदान निकल गया, तो आपका घर जो है, तो आपको घर को तुरंत दूध क्या 24 घंटा के अंदर सरकार क्या करेगा, खाली करवा करके आपको मुआवजा दे देगा। और क्या करेगा, आपको कहेगा कि यहाँ आप रहो, यहाँ पे उसका मुआवजा दे देगा। आप अगर चलिए आप नहीं समझे होंगे तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपके गाँव में अगर मान लीजिए पुलवा बन रहा होगा, पुल सब, तो देखिएगा पुल जब बनता है तो पुल के नीचे में ज़मीन जिसका पड़ता होगा, जहाँ पिलर रहता है, तो देखे होंगे उसको खाली करवाता है सरकार। जो आपका मुआवजा होता है उसको क्या किया जाता है, उसको दे दिया जाता है, जिससे कि क्या कहते हैं उस इंसान को दिक्कत तकलीफ ना हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के पास इतना ताकत है कि किसी भी व्यक्ति या सरकार जो है क्या करता है, किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को भी सरकार अधिग्रहण कर सकता है। किसके लिए? आम जनता के लिए। बताइए, पुल्ला से आप ही को फायदा है या क्या सरकार को फायदा है? नहीं, सभी आदमी को, हम ही लोग को फायदा होता है। तो इसीलिए तो सरकार के पास इतना ताकत है, याद रखिएगा, ठीक है।
अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक, कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर दूरी तक छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। देखिए, जो समुद्री इलाका होता है ना, समुद्र में जो है 200 क्या कहते हैं किलोमीटर तक जो है हम लोग जो है मछली पालन कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, बिना फ्री का टैक्स नहीं लगेगा। अगर 200 किलोमीटर से दूर गए तो आपको टैक्स लग जाएगा। आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चले गए, आपको उसका फाइन लग जाएगा। अगर आप ऑर्डर लेके नहीं गए, परमिशन लेके नहीं गए, तो ये सारा होता है। परमाणु परीक्षण किया जाता है, या क्या कहते हैं मिसाइल परीक्षण, सब जो है इसी रेंज में किया जाता है, इसी में हम लोग करते हैं, समझे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग देखते तो है नहीं, तो लंबा होने के बाद तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको प्ले लिस्ट बना करके पार्ट बाय पार्ट बांट दिए हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें आशा है कि आप लोग कर देते हैं। हम आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट दे रहे हैं, फ्री PDF दे रहे हैं। देखिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, टेलीग्राम जाकर देख लीजिए आप।